हे एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ गर्मी अच्छे से कट रही होंगी। वैसे हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 293 पे। पिछले एपिसोड में हमारा मेन फोकस होता है थंडर टूम के ऊपर, यानी कि बिजलियों का कब्रिस्तान। हमें इस आर्क के शुरुआती एपिसोड में कई क्लूज मिल चुके होते हैं कि इस आर्क में आगे होने क्या वाला है, लेकिन जो चीजें आपको इस एपिसोड में मालूम पड़ेगी उनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नजारा दिखाया गया था थंडर वैली के एक आलीशान से मैनर का। टियानियन, जो कि थंडर वैली का डेप्यूटी वैली मास्टर था, वो अपने बगीचे में बैठ के चिल कर रहा होता है। इसके हाथ में था एक टी कप। तभी पवेलियन में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, लॉर्ड कुछ हो गया है। टियानियन, जिसका एक्सप्रेशन अचानक से डार्क हो जाते हैं, बोलता क्या हुआ बोलो। फिर से वो आवाज रिप्लाई करती है, घोस्ट क्लैन का पेट्रियार्क अचानक से अपने बेस कैंप से गायब हो गया है और हम उनकी लीड फोर्सेस को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये इतना कह पाया था। क्रैक बैम की साउंड के साथ हम उस टी कप को पाउडर में बदलते हुए देखते हैं, जो कि हवा में उड़ गया था। और ड्यूटन की आंखें एकदम हो जाती हैं चिली। वो धाड़ के बोलते, यू वन यू बेस्टर्ड, अगर इसने हमारे पूरे प्लान को खराब कर दिया तो मैं पर्सनली इसकी जान लूंगा। वो एक परछाई से आने वाली आवाज फिर से बोलती है, साथ में सोल पैलेस के लोग पहले ही थंडर रियल में आ चुके हैं और हमारे से इन्फेक्शन की फोर्सेस थंडर सिटी के चारों तरफ अपने नेट को बिछा चुकी है। सब कुछ तैयार है, बस आखिरी ऑर्डर की जरूरत है। ड्यूटन कोल्ड आवाज में कहता है, जाओ सोल पैलेस के लोगों से बोलो कि जब तक कमांड न मिले वो एक्शन नहीं ले सकते, और हाँ, थंडर टूम के अंदर किसी और को भेजो जो उस यूहुआन को सेफ रख सके। ये सुन के वो आवाज थोड़ी हेजिटेशन के साथ बोलती है, माय लॉर्ड मास्टर यूहुआन। और उनके दोनों मुंह बोले भाई, फोर्स्ट ऑफ द इमोर्टल्स हैं, क्या आपको सच में लगता है कि वो डेंजर में होंगे? ड्यूटियन आंखें नैरो करके बोलता है, क्या तुम मेरे शब्दों पे सवाल उठा रहे हो? डेप्यूटी वैली मास्टर होने की वजह से वो अच्छे से जानता था कि थंडर टूम की गहराइयों में कैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद है। एक 4 स्टार द ओशन की तो बात ही छोड़ो, वहाँ जो रहता है उसका सामना एक 5 स्टार द इमोर्टल भी नहीं कर पाएगा। फाइनली वो शिफा हुआ उसका अंगरक्षक यस माय लॉर्ड करके यहाँ से गायब हो जाता है। पीछे रह गया वो किसी लड़की की तरह दिखने वाला ड्यूटियन अपने हाथ से अपने माथे को सहलाते हुए बोलता है, डैम इट, ये इविल रेस के लोग। कहने सच में ऐसा लगता है कि हमें इंसानों को मैनिपुलेट करना इतना आसान होगा, लेकिन वो घोस्ट क्लैन सच में सर दर्द है। अपने प्लान के आखिरी पड़ाव के बारे में सोचते हुए इस ड्यूटियन के एक्सप्रेशन और भी सीरियस होते जाते हैं। जब से रिवेंज का प्लान शुरू हुआ था तब से इन्फेक्शन, घोस्ट क्लैन मतलब इविल रेस वाला घोस्ट क्लैन और सोल क्लैन साथ में काम कर रहे हैं। इस बार वो अपने थंडरस मोमेंटम के साथ हमला करने वाले थे। इनका गोल है पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से थंडर वैली को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का, और वो हमला करने का समय डोंगजो कंपटीशन के खत्म होने के जस्ट बाद का होगा। कुछ और चीजों के बारे में सोच के ड्यूटियन के चेहरे पे एक ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं, बस थोड़ा रुको और जल्दी से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में रोने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। नजारा फिर से दिखाया जाता है उसी डेसोलेट जगह का जिसे हम थंडर टूम के नाम से जानते हैं। यह अक्सर आसमान से बिजलियों के गड़गड़ाने की आवाज सुनी जा सकती थी, जिससे थंडर टूम का ओमिनस ऑरा और भी एम्पलीफाई हो जाता है। फोकस करते हैं यूरेनियन के ऊपर। वो चिंता से भरी आवाज में कहती है, 1 महीना हो गया, चीफ अभी तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाई है? क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? उसका चिंता करना काफी नॉर्मल था, क्योंकि थंडर रियल में एंटर करने के बाद इन 4 लड़कियों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। ल्यूचिंग अपने सर को हिला के बोलती है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी ब्यूटीफुल आंखें दुकीफी के ऊपर टिकी हुई थी, जो सिल्वरी लाइटनिंग से नहा रही होती है। ल्यूचिंग जानती थी कि फेयर पूरी थंडर वैली की आखिरी होप है। नेचुरली उसके पास अपनी यूनिक टैलेंट है, बट ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन प्रोसेस नॉर्मल से ज्यादा समय ले रही थी। यह शांति फिर से फैल जाती है, लेकिन ये लंबे समय तक बनी नहीं रहती। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब अचानक से स्पेस की बिजलियां वायलेंट होने लगती हैं। गूंजते हैं कुछ बूम बूम के साउंड और एक फैमिलियर सा ऑरा फैलाता। जियान, जो कि अब तक चुपचाप से मेडिटेट कर रहा होता है, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो दुकीफे की तरफ देख के बोलते, ये उसका ऑरा है। लगता है वो सफल हो गई। बेसिकली अभी ब्रेक थ्रू ही चल रहा होता है। उन सिल्वरी लाइटिंग से ढकने वाली दुकीफे को पता नहीं होता है कि उसके चारों तरफ कैसी बातें चल रही हैं। इस समय उसका दो कोर भयानक सिल्वर लाइटिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसके दो कोर में कुछ ज्यादा लाइटिंग इकट्ठी हो जाती है बाहर, तभी वो एक्सप्लोजन्स होते हैं। कुछ जी की आवाजों के साथ वो फैल रही बिजलियों की चिंगारियां कम होने लगती हैं, लेकिन दुकीफे के शरीर पे डांस करना बंद नहीं करती हैं। फिर कुछ और मिनट्स के बाद फाइनली उसकी वो ब्यूटीफुल आंखें खुली थी और क्रैकल क्रैकल की आवाजों के साथ पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर ऑरा फैलता है। जैन उसे एक नजर देख के बता देता है कि वो पहुंच चुके लेट से 2 स्टार द ओशियन में। ये 1 महीना है जिसमें उस लेजिंग यानी कि थंडर क्रिस्टल की पूरी पावर इस्तेमाल करी गई थी, जो दुकीफे को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करवा देती है। हालांकि उस लेजिंग क्रिस्टल को न इस्तेमाल कर पाने की वजह से जैन थोड़ा कड़वा तो महसूस करता है, तब भी अगर ये चीफे के द्वारा यूज हो पाया, ये बात उसके दिल को भी रिलीफ पहुंचाती
जाती है। दुखी फेक वाकफ की तरफ बाव करके थैंक यू बोलती है। वो अच्छे से जानती थी कि इस रिट्रीट के दौरान सबने उसे प्रोटेक्ट किया है और हाँ ये सच था, पिछले 1 महीने में कई अनबुलाए मेहमान आए थे लेकिन जियान उन सबको खदेड़ता गया। ऐसी काइंडनेस को दुखी फेक कैसे याद नहीं रखती। जियान बोलता क्योंकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो गया, चलो हम अंदर चलते हैं। जब तुम ब्रेक थ्रू करने के रिट्रीट में गई थी मैं आसपास के इलाके को सर्च कर चुका हूँ। यहाँ की एनर्जी बॉडीज बहुत कमजोर हैं। इनमें ज्यादातर 2D लेवल या 1 स्टार 2 इमोर्टल के स्तर की हैं। इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे सोल परसेप्शन के हिसाब से थंडर टूम की गहराई में कई स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं। लगता है हमारा असली गोल वहीं पे है। दुखी फे भी नोट करती है बिल्कुल। बाहरी लोग शायद जानते नहीं है लेकिन थंडर टूम को टोटल 3 लेयर्स में बांटा गया है। तुम जिस आउटर मोस्ट एरिया में है वहाँ दोशान लेवल के एंटिटीज को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर आती है सेकंड लेयर। ये बोलती हुए उसकी आंखें हल्की से फ्लैश हुई थी। चीफे कहती है सेकंड लेवल में एनर्जी बॉडीज के लेवल्स काफी अलग अलग पाए जाते हैं लेकिन अब तक वहाँ पे 3 या 4 स्टार दोशान लेवल की एनर्जी बॉडीज को भी खोजा जा चुका है। अंत में जाके दुखी फे के चेहरे पे हेजिटेशन को देख के ल्यूचिंग पूछती है और थर्ड लेयर के बारे में क्या। दुखी फे हल्की आवाज में बोलती है और थर्ड लेयर, इसके बारे में हर जनरेशन के बस वैली मास्टर को पता होता है। ये एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अब तक के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स आराम कर रहे हैं। इस लड़की के चेंज होती हुई डिमीनर को जियान भी कैच कर लेता है। वो पूछता है तुम एंट्रेंस जानती हो राइट। दुखी फे कहती हाँ मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ लेकिन वो हमारे थंडर वैली का फॉरवर्डन जोन है। वो एक्सट्रीमली डेंजरस है और तुम सिर्फ हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बस्ट ऑफ जीनियस ही नहीं हो बल्कि तुम्हारा एल्केमी स्टेटस तुम्हें बहुत अलग बनाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता है। इतना कह के वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। हालांकि उसने जियान से उस लेजिंग यानी कि थंडर क्रिस्टल को स्वीकार कर लिया था लेकिन थंडर डूम के फॉरवर्डन एरिया के बारे में दुखी फे ने भी कई रूमर सुने हुए थे। इवन थंडर वैली में भी जब लोग गलती से इस जगह की बात कर देते हैं उनके चेहरों से रंग उतर जाते हैं। नेचुरली दुखी भी हेजिटेट कर रही थी। जियान एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है चलो इंतजार करते हैं। इंतजार थंडर डूम की ट्रेनिंग के खत्म होने का, हम उसके बाद जाएंगे। ऑल्दो थंडर डूम का फॉरवर्डन एरिया जियान के मन में भी जिज्ञासा को जन्म दे रहा होता है लेकिन उसकी अभी की प्रायोरिटी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की है। जब वो जियान को चुपचाप से देख के श्योर कर लेती है कि उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल है और रिलीफ के साथ बोलती है ठीक है। बात ऐसी थी कि जब भी थंडर वैली के अगले वैली मास्टर को चुना जाता था इस थर्ड लेयर के सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में उन्हें तभी मालूम पड़ता था लेकिन डूटियान होंग दुखी फे के ऊपर को ज्यादा ही प्यार लौटाते थे इसलिए वो उस जगह के बारे में पहले ही बता चुके होते हैं। तभी उसकी नजरें जाती हैं ग्रे एरिया की तरफ। वो कहती है चलो हम सेकंड लेयर में चलते हैं। वहीं असली ट्रेजर्स मौजूद हैं। ल्यूचिंग कहती है हाँ वो एनर्जी बॉडीज जो हमें अगले लेवल तक पहुंचा सके। ये सुन के चीफे अपने सिर को लाने लगी थी। वो ही करके बोलती है नहीं नहीं अंदर और भी कुछ है। थंडर टूम में न जाने कितनी एनर्जी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें कल्टीवेशन के बहुत अच्छे रिसोर्सेज में गिना जाएगा लेकिन ऐसा तभी जब इन्हें हराया जा सके। और हाँ ये थंडर टूम की बस फाउंडेशन है। सच्चाई ये कि थंडर टूम में एक और स्पेशल जगह मौजूद है और हम इसे जानते हैं थंडर पॉन्ड के नाम से। बाकी के 4 लोग सरप्राइज से भरी आवाज में बोलते हैं थंडर पॉन्ड। लगता है इस थंडर पॉन्ड की सारी डिटेल्स तो खुद चीफे को भी पता नहीं होती है। और तब भी बोलती है हाँ थंडर पॉन्ड ये वो थंडर एनर्जी से भरा हुआ तालाब है जिसे गार्डियन बीस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। हर बार जब ये थंडर टूम ओपन होती है ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसका लाभ उठा सकें लेकिन जो भी थंडर पॉन्ड में जाके वापस लौट पाते हैं वो एक अर्थ शेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके होते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्ट नेचर क्या होता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन हमारे जैसे कल्टिवेटर्स के लिए इससे अच्छी शायद ही कोई जगह हो। उसने थंडर पॉन्ड के बारे में थंडर वैली के सारे एलिट्स के मुंह से सुना होता है। जियान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो तुम सबसे पहले सेकंड लेयर में जाके पावरफुल एनर्जी बॉडीज को हंट करेंगे फिर हम जाएंगे थंडर पॉन्ड की तरफ। मुझे लगता है वहाँ चीजें काफी लाइवली होने वाली हैं। चारों लड़कियां साथ में नोट करती हैं। फिर बिना हेजिटेशन के ये सभी इस बिजली के कब्रिस्तान की गहराइयों में चले गए थे। ये जगह जो कि धुएं जैसे रंग से भरी हुई थी। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को हर जगह पे देखा जा सकता था। सब एनर्जी बॉडीज को कैप्चर करने में बिजी होते हैं। ऑफ कोर्स कई कमजोर एलिमिनेट भी हो चुके होते हैं। इस थंडर टूम में एंटर करने से पहले ही थंडर वैली के वैली मास्टर ने सबको चेतावनी दी थी अगर किसी का सामना ऐसे एंटिटी से होता है जिसे वो हरा नहीं सकते तो उन्हें तुरंत ही उस थंडर कार्ड को क्रश कर देना चाहिए जो उन्हें टूम से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। इस तरीके से इन 10,000 पार्टिसिपेंट्स के जिंदा रहने की एक तरीके से गारंटी रहेगी। हम देखते हैं ग्रुप लीडर को जो फ्रस्ट्रेशन से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है टिस्क क्या घटिया लक है। मुझे जैसे 2 स्टार दोशान की एनर्जी बॉडी मिली लेकिन हमारा सामना एल्केमिस्ट एसोसिएशन की टीम से ही क्यों हुआ। ये मर्सनरी यूनियन का स्क्वाड था। थंडर सिटी में एक्सेप्शनल जीनियसेस के अलावा भी कई ऐसे कल्टिवेटर्स होते हैं जो दोशान रेलम तक पहुंच चुके थे। इन्हें भी थंडर टूम के अंदर भेजा गया था। आखिरकार भले इनके पीछे की फोर्सेस इतनी पावरफुल
ना हो, लेकिन वो इस मौके को गवा भी नहीं सकते थे। इस बंदे के पीछे खड़े कुछ और कंपेनियन चिल्ला के बोलते हैं, डैम इट, ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग हमें कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। अगर इनके पास एक 2 स्टार दोशियान का लीडर नहीं होता तो हमारे मर्सनर यूनियन को वो इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते थे। इनका लीडर हेल्पलेसली अपने सिर को हिला के बोलते हैं, चलो हम और कहीं दौड़ते हैं। ये जस्ट मुड़ के दूसरी दिशा में जाने की तैयारी में होते हैं, तभी कई बैंडेजेस से लिपटा हुआ अजीब सा फिगर इनके सामने अपीयर होता है। वो कहते हैं, ओ मर्सनरी यूनियन के कुत्ते। इस व्यक्ति की आंखों को छोड़ के उन बैंडेजेस ने ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा था जो कि ढका न गया हो। ये बिल्कुल किसी मम्फाइड कॉर्प्स की तरह था। इस व्यक्ति को अपने सामने अपीयर होते हुए देख वो ग्रुप लीडर भौं से गोड़ के बोलते, तो हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, हम मर्सनरी यूनियन से हैं। वो सफेद बैंडेजेस वाला इविल फिगर इस लीडर को इग्नोर करके इनके ग्रुप को देखता है, फिर वो एकदम कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा मर्सनरी यूनियन का वो मुगे कहाँ पे गया। म्यूगे को मर्सनरी यूनियन के अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, स्पेशली यंगर जनरेशन के द्वारा। इसलिए मर्सनरी यूनियन का एक व्यक्ति सामने पॉइंट करके बोलते, तुम क्या तुम्हारी ऐसा की औकात है कि तुम्हारे लिए सीनियर ब्रदर को एक्शन लेना पड़े। ये बोलने वाला बिना हेजिटेशन के अटैक लॉन्च कर देता है। आखिर वैसे एरे गहरे नत्थु खैरे को अपने सीनियर ब्रदर मुगो के बारे में कुछ भी कैसे कहने देता। जब वो सफेद बैंडेज वाला बंदा ये देखता है वो घुर्रा के बोलता है, चौस है। अचानक से उसके कुछ बैंडेजेस ऐसा लगता है जिंदा होते हो, ये उसके शरीर से पील ऑफ होने लगते हैं और हवा को चीर के बढ़ते हैं उस अटैकर की तरफ। सबसे पहले बैंडेजेस उस अटैक से लिपटते हैं, उसकी सारी ऊर्जा को सोखने के बाद गूंजते कई पफ 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 की आवाजें। इन बैंडेजेस ने उस हमला करने वाले व्यक्ति को चल नहीं कर दिया था। काफी जल्दी उसकी जिंदगी आंखों से जाती हुई दिखाई देती है। जब ऐसे हॉरिफाइंग सीन को लीडर देखता है उसका चेहरा पेल हो गया था। ऐसी क्रशिंग पावर, वो लड़खड़ाते हुए बोलते थे, 3 स्टार दोशियान। ये देख के उस बैंडेजेस वाले बंदे के चेहरे पे एक और इविल स्माइल आ जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ, अब तुम बोलने वाले हो? लेकिन देरी हो गई है। बिना किसी के रिस्पॉन्स को इंतजार करते हुए उसके शरीर से एक के बाद एक बैंडेजेस चारों तरफ उधड़ने शुरू हो जाते हैं और ये डेडली प्रिसीजन के साथ मर्सनरी यूनियन के लोगों को निशाना बनाते हैं। अब हिचकिचाने का समय नहीं बचा था। इस ग्रुप का लीडर चिल्ला के बोलता है, भागो। लोग जुश वुश की साउंड के साथ सभी दिशाओं में शूट हो गए थे। आखिरकार सर्वाइवल ऑफ टॉप प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जो तेज भागेगा वो अपनी जान बचा पाएगा। इनके ऐसे रिएक्शन को देख के वो व्हाइट बैंडेज मैन धीरे से अपने सिर को हिलाता है और टिस टिस करके बोलता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ट्रबलसम हो। गूंजती हैं कुछ चर 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 की आवाजें। वो सफेद बैंडेजेस कई पतले पतले धागों में बढ़ जाते हैं, फिर जहरीले सांपों की तरह मर्सनरी यूनियन के डिसाइपल्स को निशाना बनाने लगे थे। उनके संपर्क में आने वाला कोई भी डिसाइपल इंस्टेंटली अपनी जान गंवा देता था। अब तक 2 से 3 जानें और जा चुकी होती हैं। अच्छी बात है कि इससे पहले भागने वाले फिगर्स कम्प्लीटली वाइप आउट हो पाते हैं। इस स्पेस में गूंजती किसी की मॉकिंग आवाज कहती है, ये शेगोंग गैंग के कुत्ते इतने घमंडी कब से हो गए। इस आवाज को सुन के उस बंदे का दिल कांप जाता है। शुआ शुआ के साउंड के साथ उसके सारे बैंडेजेस फिर से उसकी तरफ वापस लौटने लगते हैं। वो कहते हैं कि कौन है, अपने आप को शो क्यों नहीं करते। इसका जवाब कुछ साए साए की आवाजें देती हैं। ये थी चकाचौंध करने वाली रोशनी जो अपने साथ भयानक फ्लेम्स को लेकर नीचे स्लैश हो जाती है। वो आवाज फिर से बोलती है, तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, ठीक है, मैं जियान हूँ। गूंजती है क्रैश की आवाज। हालांकि इस व्हाइट बैंडेज मैन ने अपने उन सफेद बैंडेज से चारों तरफ डिफेंस बना लिए थे, लेकिन जियान की फ्लेम के संपर्क में आते ही ये सिजलिंग साउंड के साथ जलने शुरू हो जाते हैं। बट लगता है इस बंदे को इस सब की परवाह नहीं थी। वो स्टंट एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जियान, ये तो वही लड़का है जिसके ऊपर सोल क्लैन ने बड़ी बाउंटी रखी है, मतलब बड़ा इनाम रखा है। उस व्हाइट बैंडेज मैन के दिमाग में कई विचार आ रहे थे। वो मन ही मन में कहता है, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये कुछ और है। इसके दिमाग में चल क्या रहा था, ये जान के पावरफुल सोल परसेप्शन से कैसे छिप सकता था। वो खुद से बोलता है, लगता है मेरे हाथ में बड़ी मछली फंसी है। दूर से उसके शरीर की जो होली फ्लेम्स थी वही डिस्गस्टिंग फीलिंग फील कर रही होती है। इसका साफ मतलब होता है इस थंडर ट्यूब में इविल रेस के लोग आ चुके हैं। खासकर इस बैंडेज वाले बंदे की ऑरे को सेंस करके जियान के दिमाग में कोई शक नहीं रह जाता, ये जरूर इविल रेस का मेंबर है। उसे उन सफेद बैंडेजेस में से एक पावरफुल सीलिंग फोर्स फील होती है। नॉर्मली सीलिंग फोर्स की हेल्प से ये लोग अपने ऑरे को छुपा सकते थे, लेकिन जियान कौन है, वो है होली फ्लेम का पोजेसर। उसके सामने सील बिल्कुल यूजलेस है। जियान मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलता है, तुम चारों मर्सनरी यूनियन के लोगों को ध्यान रखो, इस बेस्टर्ड को मैं संभालता हूँ। फिर क्रैक जूश की साउंड के साथ उसका फिगर बैंडेज मैन की तरफ शूट हो जाता है। हालांकि जियान से मिलना सरप्राइजिंग था, लेकिन लगता है उस व्हाइट बैंडेड मैन ने अभी तक उसे सीरियसली नहीं लिया होता। वो है करके बोलता है, लड़के अगर तुझे लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा तो तू सपना देख रहा है। जियान की आंखें एकदम फायरी बैटल इंटेंट से भरी हुई थी। वो कहता है, बकवास कम, फाइट ज्यादा। चाहे उसकी होली फिल्म की इविल पावर के लिए डिस्गस्ट हो या उसके क्लैन मार्क से आने वाली वो गहरी नफरत की भावना, ये सब मिलकर जियान के दिमाग में ऐसा पागलपन लाते हैं जिसे दूसरी पार्टी को खत्म करने के बाद ही शांत किया जा सकता था। इस पल
दुखी की वो ब्यूटीफुल आंखें भी उस वाइट बैंडेड मैन को देख रही होती हैं। उसे भी इस बंदे का ऑरा काफी ऑफ फील होता है। दुखी कहती है अजीब बात है, ये बंदा इविल लाइट गैंग से है लेकिन इसका ऑरा सही क्यों नहीं लगता। ल्यूचिंग जो कि उसके बगल में खड़ी हुई थी वो भौं से गोड़ के बोलती है फियर क्या तुम भी फील कर पा रही हो। खुद लाइट एलिमेंट को पोजेस करने वाली ल्यूचिंग की सेंसेस इविल और डार्क एनर्जीज के खिलाफ बहुत पैनी होती हैं। जिस पल उसने इस बैंडेड मैन को देखा था वो समझ जाती है कि वही सिनिस्टर लोग हैं। वो कहते हैं चलो हम अभी ऑब्जर्व करते हैं। लगता है जियान नहीं चाहता कि हम इंटरवीन करें। उसने भी इसके ऑरे को सेंस करके कुछ काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए होंगे। तब भी अगर चीजें खराब होती हैं तो हम कभी भी एक्शन ले पाएंगे। चीफे और ल्यूचिंग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। हालांकि व्हाइट बैंडेड मैन काफी ओवरवेलमिंग ऑरे को रखता था लेकिन उन्हें जियान के ऊपर पूरा भरोसा होता है। सरफेस पे दिखने वाली उसकी स्ट्रेंथ अच्छे अच्छों को चकमा दे सकती है। साथ में ल्यूचिंग और दुकीफे दोनों ही कोई ऑर्डिनरी फिगर्स नहीं होते हैं। एक थी रेनकार्नेट और थंडर वैली की राइजिंग स्टार और दूसरी होली सी की हाई स्टेटस फिगर। भले ही इनके कल्टिवेशन लेवल्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो लेकिन जो इनके पास हिडन टर्म कार्ड्स और टेक्निक्स थे वो 3 स्टार दुशान का भी सामना करने के लिए काफी होती है। हम फोकस करते हैं जान के ऊपर जो अपने चेहरे पे स्माइल को लेके बोलता है तुम्हारी आइडेंटिटी काफी स्पेशल लग रही है। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे पास इस थंडर टूम में घुसने की हिम्मत कैसे आई। ये बंदा कमजोर नहीं था लेकिन अपनी बॉडी टेक्निक्स के ऊपर जान की पूरी मास्टरी होती है। अब तो उसके पास सोल इंटरफेयरिंग दो स्किल और फायर एक्सप्लोजन टेक्निक जैसी चीजें भी हैं। वो बैंडेज से लिपटा हुआ व्यक्ति अपनी अजीब सी मॉकिंग आवाज में हंस के बोलता है हाँ क्या घमंडी लड़का है। उम्मीद करता हूँ तेरी जीभ तब भी उतनी पैनी रहेगी जब मैं तुझे कैप्चर करूंगा। इसके हिसाब से जियान को क्रश करना उतना ही आसान होगा जितना बाकी ये कंटेस्टेंट्स को करना था। जियान एक्चुअली में तुरंत ही अटैक नहीं करता है। वो इस रहस्यमयी दुश्मन से जरूरी जानकारी निकालना चाहता था लेकिन लगता है वो बैंडेड मैन भी ये समझ चुका था। अपने चेहरे पे काम एंड कंपोज एक्सप्रेशन को रखते हुए वो बोलता है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इम्प्रेसिव है लेकिन तभी तुम मेरे मैच नहीं हो। जहाँ तक बात रही उन सवालों की उसके आंसर्स तुम्हें काफी जल्दी मिलेंगे। अपनी अटेम्प्ट को फेल होते हुए देख जियान अपने सिर को हिलाता है। उसका फायरी दुशान और सर्कुलेट करने लगा था। वो कोड साउंड करके बोलता है हम बस एक हाफ स्टार 3 स्टार दुशियान क्या सच में घमंड दिखाने के लिए काफी है। वो व्हाइट बैंडेड मैन अपने दोनों हाथों को फैलाता है जिससे उसके बैंडेज खुलने शुरू हो जाते हैं। ये बनाने लगे थे काफी अजीब से पैटर्न्स को और अब फाइनली दिखाई देता है हमें उसका फिगर जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता था। इससे देखे जियान की आंखें भी नैरो हो गई होती हैं। इस जगह से थोड़ी सी दूर पे मर्सनरी यूनियन के लोग जो कि अब तक खुद को जैसे स्थिर कर पाए थे वो आसमान की फिगर्स को तुरंत पहचान लेते हैं। खासकर जब वो जियान को देखते हैं इनकी आंखें एक्साइटमेंट से बढ़ने लगती हैं और साथ में उन आंखों में दिख रही थी एक रिस्पेक्ट। आफ्टर ऑल अब जियान एक अनजान नहीं था। उसके हाथों से म्यूके भी हार चुका होता है जिसे वो इतना पूछते थे। ल्यूचिंग ऊपर होने वाली क्लैश की तरफ देखते हुए इन मर्सनरी यूनियन के लोगों से बोलती है तुम सब पीछे जाओ, इस बैटल में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। वो ग्रुप लीडर आगे आके बाव करके बोलता है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। हम इसके बारे में मर्सनरी यूनियन के टॉप फिगर्स को जरूर बताएंगे। एक एक करके इन सभी के फिगर्स यहाँ से गायब होने शुरू हो जाते हैं। अभी आसमान के उस बैटल ग्राउंड में वूश वूश की आवाज़ों के साथ चलने वाली वो हवाएं और भी लाउड और इंटेंस हो गई थी। वो बैंडेड मैन अपने बगल की तरफ इशारा करके बोलते आओ हमारे नए मेहमान का स्वागत करो। ये कहते उसके साइड में से कई नीले रंग की रिपल्स बनने लगती हैं। गूंजती है क्रैश की साउंड। एक फिगर भयानक स्पीड के साथ अपनी इविल ऑरा के साथ उस जगह पे अपीयर हो जाता है। नहीं ये कोई लिविंग एंटिटी नहीं थी बल्कि ये था एक मैसिव सफेद रंग का पपेट और इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा होगी। वैसे दूर से देखने पे किसी एंशिएंट मम्मी की तरह लगता है जो कि ढक रखा होता है उन व्हाइट बैंडेज से। इसके वो मोटे मोटे हाथ पैर एक डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। खासकर इसकी वो क्रिम्सन लाइट से जलने वाली आंखें एक अलग ही सैवेज ऑरे को रेडिएट कर रही थी। इसे देख के जान कहता है पपेट भले इसे फ्लेम से सराउंड कर रखा हो लेकिन जो किलिंग इंटेंट उसे इस पपेट से सेंस हो रहा था अब तक ऐसा और किसी पपेट से उसने सेंस नहीं किया होता। वो व्हाइट बैंडेड मैन दहाड़ के बोलता है इन सबको खत्म कर दो अब क्योंकि उसकी असली फॉर्म रिवील हो चुकी थी। वो किसी विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ना चाह रहा था। इस बंदे को हंसते हुए देख जान भी हंस के बोलता है जब मैं तेरे पपेट को तबाह करूंगा तो मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके तुझे जवाब देने होंगे। जान की फाइटिंग स्पिरिट जाग चुकी थी। दोशान क्लास में एडवांस होने के बाद ये पहली बार था जो एक इविल एंटिटी से आमने सामने की फाइट करने जा रहा हो। वो इविल घोस्ट व्हाइट पपेट जिसे उन सफेद बैंडेजेस और इविल एनर्जी ने ढक रखा होता है वो क्रैक बूम के साउंड के साथ जियान की तरफ शूट हो जाता है। जवाब में जियान कहता है फ्लेम राइज। तुरंत ही उसका दोकोर एक्सट्रीम स्पीड से घूमने लगता है जिससे एक्टिवेट होता है फ्लेम मंत्र। जियान जो कि सामने के दुश्मन को पूरी तरीके से हराने में फोकस कर रहा था वो नोटिस नहीं कर पाता कि उसके दोकोर और फ्लेम मंत्रा के बीच में इस तरीके से एक मिस्टीरियस लिंक बन रहा है। वो फर्श की आवाज के साथ रिलीज होने वाली क्रिम्सन फ्लेम्स जियान की फिगर को किसी फायर गॉड की तरह चमकाने लगती हैं। इस नजारे को देख के उस बैंडेड मैन के न जाने क्यों लेकिन
लेकिन चिल फैल गई थी। उसे इन फ्लेम्स के बारे में कुछ जाना पहचाना सा फील हो रहा था। वो कहता है इस लड़की की फ्लेम्स के बारे में कुछ अजीब है। अब तक वो सफेद बैंडेड पपेट किसी बड़ी सी तोप की गोली की तरह जान के सामने अपीयर होता है, लेकिन इसे देख के उसके चेहरे पे बस स्माइल आती है। पहली बार यूज किया जाता है फायर एक्सप्लोजन टेक्निक का। हम जान के शरीर से एक के बाद एक कई फायर फैंटम्स को निकलते हुए देखते हैं, जो कि थे तो बिल्कुल जान की तरह, बस वो फायर एनर्जी से बने हुए थे। नेक्स्ट मोमेंट में गूंजने लगती है बूम 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 की आवाजें। उस इविल पपेट की ब्लू एनर्जी एक 2 स्टार दोशान के एक्सपर्ट को भी तबाह करने के लिए काफी थी। और जियान की जैसी मिड से 2 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ है, वो इविल मैन चेक भी नहीं करता कि जियान खत्म हो चुका होगा। उसकी नजरें जाती उन लड़कियों की तरफ जो जियान के साथ आई थी। हर एक लड़की एकदम स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। अगर इन्हें वो कैप्चर कर लेता है तो इन्हें काफी अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स एक घटिया विचार उसके दिमाग में आई होते हैं, तभी न जाने कहां से एक थंब की आवाज के साथ फ्लेम का बुलबुला फूटता है। उस फ्लेम बबल के अंदर से ऐसा अटैक लॉन्च हुआ था जिसे वो इविल मैन डॉज नहीं कर पाता। ये अटैक बैम के साउंड के साथ उसकी पीठ से जाके टकराता है, जैसे हम उसे धुएं बदल के काफी दूर जाके फिर से इकट्ठा होते हुए देखते हैं। लेकिन साफ तौर पे काफी डैमेज ले चुका होता है, और जहाँ कुछ समय पहले उसका फिगर खड़ा हुआ था, अभी हम वहाँ पे जियान के फिगर को देख सकते हैं। जियान ने भी सोचा नहीं था उसकी वो एक्सप्लोजिव मूवमेंट टेक्निक इतनी भयानक होगी। वो इविल मैन गुर्राते हुए बोलता है डैम इट यू डैम बास्टर्ड। इस लड़की को सिर्फ उसका पपेट का अटैक ही नहीं खत्म कर पाया, बल्कि उसके पिछवाड़े पे भी लात पड़ गई। उस बंदे की आंखें भी लाल से नीली होने लगती हैं। अपने हाथ की एंशिएंट रूलर को उस इविल मैन की तरफ पॉइंट करते हुए जियान पूछता है बोल तू किस क्लैन से बिलोंग करता है। हालांकि जियान ने अभी होली फ्लेम का यूज नहीं किया था, लेकिन वो फायर रेड दोशान और अभी होली फ्लेम के सिग्नेचर्स को रखता था। वो व्हाइट बैंडेड इविल मैन पहले हिल चुका होता है। वो लड़खड़ाते हुए बोलता है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है, तुम्हें मरना ही होगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इविल रेस के क्लाइंट्स के बारे में भी जानता होगा। वो धाड़ के बोलता है डाई। तुरंत उसकी बॉडी ब्लू लाइट में ट्रांसफॉर्म होके सीधा उस व्हाइट बैंडेड पपेट के अंदर जाने लगती है। क्योंकि जियान ये सब जानता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इस सीन को देख के जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। वो कहता है रोको इसे। उसके दिल में एक अनीसी भर जाती है, लेकिन पलक झपकती वो डार्क ब्लू लाइट सीधा उस घोस्ट व्हाइट पपेट की बॉडी में मर्ज हो जाती है। इमीडिएटली पपेट की वो डल आंखें जो कि जियान की फ्लेम के चपेट में आने का नतीजा थी, उनमें फिर से एक जिंदगी वापस लौट आती है। अब उस पपेट की दोनों आधी आंखें लाल और आधी नीली हो गई होती हैं। खासकर जिस तरीके से जियान को घूर रही थी, अगर सिर्फ देखने से किसी को मारा जा सकता तो जियान के 1000 टुकड़े हो चुके होते हैं। ये देख के जियान अपने सर को हिला के बोलता है हाँ ये ट्रबल सम हो गया है, लगता है अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इस लेवल की इविल रेस के पावर हाउस को हराने के लिए वो अब कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसे गहरी चोट पहुंचाना ये बहुत कठिनाई का काम होता है। और तो जियान को सोल क्लैन से ऑर्गेनाइजेशन और अपने शाओ क्लैन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो ऑप्शन एक ही बचा रह गया होता है, जो था होली फ्लेम का इस्तेमाल करना। जब यू सिस्टर्स और ल्यूचिंग का ग्रुप जियान के हाथ में एक चीज को चमकते हुए देखते हैं, इन चारों की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो ओवरवेलमिंग सोल शेकिंग ऑरा डुकी फिर कहती है कैसी पावर है। अभी जियान के हाथ में काफी ग्लोइंग क्रिस्टल था। वो इविल बैंडेड मैन जो कि अपने घोस्टली पपेट से मर्ज हो चुका होता है, इस पर उसके मुंह से एक तेज चीख की आवाज निकलती है। वो कहता है सामखना एक होली फ्लेम के बैक की गाथाएं उसकी इविल क्लैन में हमेशा सर्कुलेट होती आई हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जहाँ पे 36 तरीके की होली फ्लेम्स मौजूद है, ये खासकर इविल रेस का काल है। और इविल रेस के कुछ गिने चुने टॉप लेवल के क्लैंस ही होते हैं जिन्हें नॉर्मल होली फ्लेम से सबड्यू नहीं किया जा सकता। तो घोस्ट व्हाइट पपेट जो कि जियान की जान लेने के लिए तैयार था, वो धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींचने लगता है। जियान एक्चुअली में होली फ्लेम का मास्टर है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जानकारी को लॉर्ड यूहुआन तक पहुंचाना ही होगा, वरना सिंगल होली फ्लेम इविल घोस्ट क्लैन की पूरे सेडियंस को खराब कर देगी। इसके हवा को देख के जियान तुरंत ही समझ जाता है कि भागने की कोशिश कर रहा है। वो कोल्ड साउंड के साथ बोलता है होली फ्लेम डोमेन। अचानक से वो खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल ट्रैम्बल होता है और इसमें से निकलती हैं वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस जो थंडर टूम के स्पेस को जमाना शुरू कर देती हैं। एक इंस्टेंट में जियान के पैर से लेकर हेयर मीटर दायरे का एरिया होली फ्लेम डोमेन से ढक जाता है। इस पर यूरेनन और यूवे भी पूरी तरीके से हिल चुकी होती हैं। वो कहती हैं होली फ्लेम। जियान एक्चुअली में एक इंसान है। आखिरकार घोस्ट वर्ल्ड में आइडेंटिटी सबसे बड़ा टैबू होता है। अच्छी बात है कि यहाँ मौजूद चारों लड़कियां खुद इंसान होती हैं। इनके घोस्ट वर्ल्ड में आने के अपने अपने कारण थे, इसलिए वो काफी रिकवर हो पाई थी। होली फ्लेम स्पेस के अंदर वो क्रैकलिंग फायर पावर घोस्ट पपेट को कमजोर करती जाती है। इस सफोकेटिंग होली फ्लेम ऑरे का सामना करने के बाद भी वो व्हाइट घोस्टली पपेट बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे एक होली फ्लेम यूजर से मिलूंगा, लेकिन तब भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे खत्म करना इतना आसान होगा तो सपने देख रहे हो तुम। उसके बोलते हुए सफेद रंग के बेंचेस अचानक से लाल होने लगते हैं। साए 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी से ब्लू
इवल एनर्जी इरप्ट हुई थी। लगता है ये अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन ये देख के जियान कहता है चिंता मत करो, मुझे अपनी फायर आर्ट टैन को कंट्रोल करते हुए काफी लंबा समय हो चुका है, तुम बच नहीं पाओगे। फिर अपने दोनों हाथों से हैंड सीज को चेंज करता है। वो कहता है फायर आर्ट हेवली पपेट बाहर आओ। उसके कहती होली फ्लेम के स्पेस में चारों तरफ फैलने वाली फ्लेम्स एक जगह पे इकट्ठी होने लगती है। उसके अंदर से निकलता है एक कोलोसल फिगर। ये था फायर हार्ट पपेट। ये पूरा जायंट रॉक क्रीचर जियान की होली फ्लेम से बना हुआ था, इसलिए वो स्पेस में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो इवन मैन अपनी भारी आवाज में कहता है गोस्ट फाइट पपेट अटैक। इस होली फ्लेम स्पेस के अंदर जियान की आवाज एकदम रोल सी बन जाती है। इसमें एक एंशिएंट बाउंडलेस पावर थी। जब वो हमला करने के लिए बोलता है तब तक वो शांति से खड़ा होने वाला जायंट रॉक पपेट जिसकी सरफेस पे खाकी फ्लेम जल रही होती है, अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है। रिलीज होती है टेरिफाइंग शॉक वेव्स और लॉर्ड ह्यूआन का क्लोज सबऑर्डिनेट होने की वजह से हार तो इविल फिगर भी मान नहीं सकता था। अटैक का नाम था गोस्ट ब्लड लीप। ये बोलते ही पपेट की बॉडी में से कई सारे बैंडेजेस खुलने लगते हैं। ये बीच हवा में कोलोसल ब्लड कलर बैंडेज को बनाते हैं जो 100 मीटर से ज्यादा बड़ा था। ये सिनेस्टर बैंडेज किसी जहरीले सांप की तरह एक डेंस इविल एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है और इसका निशान जियान था। लेकिन इसे देखने के बाद जियान के चेहरे पे बस स्माइल के अलावा और कुछ नहीं होता। ये होली फ्लेम स्पेस जहाँ उसकी फ्लेम की अथॉरिटी चलती है, अगर वो यहाँ भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जैसे जियान कहता है येन, वो होअक्शन टैनन अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। उसकी इस पथरीली हथेली के साथ पीछे के वर्ल्ड में से कई सारे स्पेस क्रैक्स बनते हैं। इन स्पेस के छेदों में से अनगिनत जलते हुए पत्थर बाहर आए थे। हालांकि दूर से बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन इनसे हवा भी दूर रहने की कोशिश करती है। जैसे वैंग 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 के साउंड के साथ आगे शूट होना शुरू होते हैं। होली फ्लेम की स्पेस में कई सारी रिपल्स बनती हैं। फाइनली बूमिंग आवाजें उस साथ टकराने लगे थे उस बड़े से बैंडेज से, जगह जहाँ से ट्विस्ट होने लगता है। इनमें से कुछ मीटर की तरह नीचे आने वाले पत्थर चूहा क्रैश की आवाज के साथ उस बैंडेज में कई छेद भी छोड़ देते हैं। तभी जियान अपने साथ हाथ को उठा के नीचे करता है और उसे फॉलो करता है वो जायंट रॉक पपेट। और नीचे आने वाला हाथ का में एक पहाड़ ज्यादा लग रहा था जिसकी हवा के फाड़ने की आवाजें पूरे स्पेस में गूंजती हैं। इस अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख वो इविल मैन शुरुआत में तो काउंटर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखें श्रिंक होती हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है होली फ्लेम सोर्स। इस पल फायर आर्ट टैनन के पपेट का वो पाम अटैक जो कि इविल एंटिटी के ऊपर अपीयर हुआ था, हम उसके बीच में एक छोटी सी जलती हुई चीज को देख सकते हैं। ये एक जलता हुआ लिक्विड था। जब एक कंसंट्रेटेड खाकी येलो लिक्विड उस इविल मैन के पपेट के डिफेंसेस के सामने आता है, वो सिजल सिजल फस की आवाजों के साथ बड़ी आसानी से ढहने लगते हैं। यही वो पल था जब गूंजती है बूम 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 की आवाजें। जियान के फायर आर्ट टैनन पपेट ने उस इविल गोस्ट पपेट को अपनी गिरफ्त में ले लिया होता है। खासकर वो होली फ्लेम की सोर्स पावर इसे बहुत जल्दी मेल्ट कर देती है। ये गैस बन के चारों तरफ उड़ गया था। अब उस जगह पे एक डार्क ब्लू इविल लाइट रह गई थी। इसे देख के जियान कहते हैं ओ तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। ओरिजिनली उसे लग रहा था कि उसे होली फ्लेम की पावर बस इस पपेट को सप्रेस कर पाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस चीज का खात्मा हो गया। जियान की मॉकिंग टोन को सुन के उस नीले रोशनी के और में से गुस्से से भरी आवाजें गूंजती हैं। वो इविल फिगर बोलता है यू बैस्टर्ड, मैं चाहता हूँ तू बहुत बुरी मौत मरे। ऑल्दो उसका पपेट तबाह हो गया था, लेकिन अभी वो जिंदा बचा होता है। इस नीले रंग की लाइट और को फड़फड़ाते हुए देख जियान कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे, और हाँ चिंता मत करो, मेरा अभी तुम्हें खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। होली फ्लेम स्पेस को वापस ले लेता है, जैसे ल्यूचिंग और बाकी लोग उसे फिर से देख पाते हैं। दुखी फिर बोलती है जियान ये इविल लाइट गैंग का मेंबर है। हालांकि शुरुआत से ही काफी अजीब लोग थे, लेकिन लगता है इविल क्लैन से मिल चुके हैं। रिइंकार्नेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद दुखी फिर जियान से काफी अजीब फील करती है। हर बार जब वो उन 3 लड़कियों को उसके आसपास देखती है उसे अपनी रिइंकार्नेशन सील में से गुस्से से भरी भावना महसूस होती थी, जैसे कि जियान उसका दुश्मन हो। यही कारण था जिसकी वजह से दुखी फे जियान से ज्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करती। जियान बोलता है इविल लाइट गैंग, हाँ लगता है इविल रेस की एक ब्रांच है, क्या जाने दो मैं से डायरेक्टली पूछता हूँ। अब तक चुप रहने वाला इविल ब्लू लाइट ऑर्ब जो कि जियान के इंटेंट को पहले ही समझ चुका था, वो हा करके बोलता है लड़की अगर तो ये लगता है कि मैं अपने लॉर्ड को धोखा दे दूंगा तो तू सपने देख रहा है। जियान से बहस नहीं करता, वो स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद करने से पहले बोलता है चलो इसे हम देखते हैं। अगले मिनट में उसका सोल पैलेस हल्का सा वाइब्रेट होता है। 4 लड़कियों के एक्सप्रेशन टेंस हो जाते हैं। ये महसूस करती हैं ओवरवेलमिंग सोल पावर को जो सीधा उस इविल ऑर्ब के अंदर चली गई थी। जिस पल जियान की टेरिफाइंग सोल फोर्स उस ऑर्ब के अंदर जाती हैं, हम उस चीज को कांपते हुए देखते हैं। अंदर से निकलती कर्राने की आवाजें, लेकिन रेजिस्टेंस फ्यूटाइल था। आवाज कहती नहीं नहीं ये इमोर्टल लेवल की सोल पावर है। धीरे धीरे भौएं तो जियान की भी
कूद रही थी। वो उससे बोलता है हम तो तुम यूहन क्लैन से हो, जैसे इंसान जानते हैं इविल गोस्ट क्लैन के नाम से, और तुम्हारा क्लैन लीडर यूहुआन जो कि पीक 4 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखता है वो इस थंडर टूम में मौजूद है। लगता है इसकी इल्यूजन और पीपल टेक्निक सच में काफी शानदार है। यूजुन हुआनजुन इन दोनों की 4 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ है। लगता है थंडर वैली से बदला लेना चाहते हैं। जब इसकी मेमोरीज को और भी गहराई से सर्च करने की कोशिश करता है तो उसका सामना होता है एक अजीब सी पावरफुल सोल सील से। तभी उसके मास्टर सोल्जर लॉर्ड उसे चेतावनी देते हैं और जियाना की तहकीकात करना बंद कर देता है। वो ल्यूचिन दुगीफे और यू सिस्टर्स के साथ इविल रेस के घोस्ट क्लैन के बारे में बातें करने लगा था। हाउएवर इसी मोमेंट में इनके सामने के स्पेस में से कुछ हल्की सी रिपल्स बनती हैं। उसके दिमाग में जाता है पावरफुल वॉइस ट्रांसमिशन जो सोल एनर्जी के फॉर्म में था। इन जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस को फील करके जियान के एक्सप्रेशन थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस सोल मैसेज में ऐसा क्या है जिसने जियान को भी परेशान कर दिया है? वेल हमें इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। ये एपिसोड ही काफी इंटेंस था। आप आगे गैस कर सकते हो कि चीजें कैसी होने वाली हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ राज तो नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन उसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि कहीं आपने सब्सक्राइब के बटन को दबाना मिस तो नहीं कर दिया। हेल गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार चल रहा है। अगर आप अगले एपिसोड को आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो एक्सक्लूसिव कंटेंट को, जो सबसे पहले आपको मिलेगा। ज्वाइन का ऑप्शन सब्सक्राइब के साइड में और चैनल के होम पेज पे अवेलेबल है। यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। मैं लेता हूँ आप सबसे विदाई। सो या स्टे हेल्दी, आई एम साइनिंग आउट।